हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम। कल अपन लोगों ने कुलाम का नियम पढ़ा था और कुलाम के नियम के आज अपने को न्यूमेरिकल्स करने हैं। एक न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताया भी था। अपना क्वेश्चन है सबसे पहले, दो चार्ज है, दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड समान है और दोनों चार्जों के बीच का प्रतिकर्षण बल का मान है 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन और दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस है 5 एंगस्ट्रॉम। आप लोगों को यहां बताना है क्या कि बताओ चार्ज का मान कितना है, प्रत्येक चार्ज का वैल्यू कितना है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को कुलाम्स का जो नियम है वो रखना है। या तो कुलाम का नियम है, कुलाम भाई साहब ने जो नियम दिया था, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपसे चार्ज का मान पूछा जा रहा है। साथ ही एक चीज और भी पूछी जा रही है कि दो पदार्थ है, दोनों पदार्थों को धनावेशित किया गया है, धनावेशित किया गया है और दोनों के पास चार्ज का मान समान है। क्यों और क्यों बताओ। उन पदार्थों को धनावेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन उनमें से निकाले गए, दो चीजें पूछ रही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पूछ रहा है, चार्ज भी। तो ये तो कोई बड़ी बारी बात नहीं है, क्योंकि जब चार्ज ही अपने पास आ जाएगा तो क्वांटीकरण का जो सिद्धांत था उसके अकॉर्डिंग अपन लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ कुलाम के नियम के अंदर अपन यहाँ मान रखते हैं। बल का मान दिया गया है 3.7 गुणा 10⁻⁻9 बराबर K का मान जानते हो आप लोग 9 गुणा 10⁻9 गुणा Q1 Q2 का मान। तो क्वेश्चन में कहा गया है दोनों चार्ज समान परिमाण के हैं, तो माना क्यों है तो Q1 की जगह भी क्यों और Q2 की जगह भी क्यों रखूंगा, तो क्यों गुणा क्यों बराबर हो गया क्यों स्क्वायर और अपॉन R डिस्टेंस इसने दिया है 5 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो एक चीज याद रखना बेटा, इस बल के फॉर्मूले के अंदर आपको इस बल के फॉर्मूले में एक तो बल, एक दूरी और एक आवेश ये दे रखा है। तो इन तीनों की जो मात्रक है वो मात्रक आप लोग बेटा एक ही पद्धति में लेना और अधिकतर आप लोगों को ऐसा ही पद्धति में ही न्यूमेरिकल मिलेंगे सोल्व करने के लिए, लेकिन बीच बीच में किसी ना किसी का मान सीजीएस पद्धति में आपको न्यूमेरिकल में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोग हमेशा न्यूमेरिकल सोल्व करते समय आपका बल न्यूटन में होना चाहिए, आपकी डिस्टेंस मीटर में होनी चाहिए, आपका आवेश कूलाम में होना चाहिए। ये याद रखना, इस कूलाम के नियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल जब भी करो तब आप लोग इन मात्रकों को एक ही पद्धति में लेके चलना। यहां पर बल तो न्यूटन में है, जो अपना आवेश है वो कूलाम है ही, ये दूरी एंगस्ट्रॉम में है। इस एंगस्ट्रॉम को अपन लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो याद होना चाहिए बेटा एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम के अंदर जो मीटर होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो आप लोग अब ये वाले मान यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो r का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, तो 5 गुणा 10⁻⁻5 का -10 का स्क्वायर कर देंगे, तो 5 गुणा 10⁻⁻10 का स्क्वायर। अपने को पूछा जा रहा है दो चीजें, एक तो पूछा जा रहा है क्या आवेश का मान, प्रत्येक पदार्थ पर आवेश की मात्रा कितनी है, दूसरी उनको धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए। तो सबसे पहले मैं प्रत्येक पदार्थ पर आवेश Q का मान ज्ञात करूंगा और इसके बाद में जैसे ही Q अपने को मिल जाएगा इसके बाद में क्वांटीकरण का सिद्धांत है Q बराबर NE और फिर अपन Q की सहायता से N का मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले Q निकालना है। यहाँ Q का स्क्वायर है, Q का क्या है यहाँ पे स्क्वायर। इस Q स्क्वायर को अकेला छोड़ दो और बचे हुए को सबको इधर ले लो, बस यहाँ कैलकुलेशन बची और कुछ भी नहीं है। तो Q स्क्वायर बराबर 3.7 गुणा 10⁻⁻9 और ये जो बटे का है ये तो चला जाएगा ऊपर, जानते हो आप लोग 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इधर जाके 10⁻⁻10 का हो जाएगा 10⁻⁻20 स्क्वायर और अपॉन नीचे आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। अब आप लोगों को इन घातों को सोल्व करना है। ठीक है, तो इन घात को सोल्व करते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे देखना क्या क्या अपने पास में बच रहा है, तो 10⁻⁻9, 10⁻⁻20, 10 की घात हो गई बेटा 29 और 10 की घात ये जो -29 है या तो इसको नीचे ले लो क्योंकि एक जगह करना है, कट तो कोई सी भी नहीं रही इनमें से घाते। तो Q स्क्वायर बराबर ऊपर बच रहा है 3.7 गुणा 10⁻⁻9 -20 29 और 10 की घात ये 9
तो 38 हो गई। तो माइनस में मत रखो, उन घात को सबको प्लस बना दो, प्लस बनाने के लिए मैं बटे में ले गया, ठीक है। तो 10 की घात हो गई प्लस में 38, करके देख लेना आप लोग, 25 और नीचे शेष रह गया 9। अब आप लोग क्या करो बेटा, क्यों स्क्वायर नहीं चाहिए, क्यों चाहिए, दोनों पक्षों का अंडर रूट ले लो आप लोग। तो दोनों पक्षों का अंडर रूट कैलकुलेशन करना तो आती होगी आप लोगों को, और मैं दोनों पक्षों का अंडर रूट ले रहा हूं। और क्या आएगा अपने पास, क्यों बराबर 25 का अंडर रूट 5, 9 का अंडर रूट 3, 10 की घात 38 का अंडर रूट, तो 10 की घात 38 का अंडर रूट, और अंडर रूट का मान आप लोगों को सबको पता है कितना होता है अंडर रूट का मान। तो अंडर रूट का मान होता है 10 की घात वो 1/2, अंडर रूट का मान होता है 1/2। तो 10 की घात 38 के ऊपर आप लोग घात लगाओगे 1/2, 2 से 2 ये 38 कट जाएगा 19 बार, तो 10 की घात बन जाएगी अपने पास 19, और बच गया 3.7 का अंडर रूट। तो 3.7 का अंडर रूट मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट जब आप फॉलो करोगे आते होंगे अंडर रूट, तो 8वीं 9वीं क्लास छोटी क्लास होती है, छोटी सी कैलकुलेशन है, ठीक है, आनी चाहिए सभी को। तो 3.7 का अंडर रूट होता है 1.92, ये इसका अंडर रूट है, ठीक है। अब आप लोग इसको सोलो करो, तो इसको सोलो करते हो आप लोग, तो ये सारी कैलकुलेशन को गुणा करना आप लोगों को, और फिर 3 का क्या देना आप लोगों को यहाँ पे भाग देना है, ठीक है। तो यहां देखना क्यों बराबर आवेश का मान अपने पास कितना आएगा ये देखना आप लोग। तो 5 को 2 से गुणा किया, फिर 5 को 9 से गुणा किया, और फिर 5 को 1 से गुणा करो तो 5 और 4 और जोड़ दोगे तो 9, 9.60 अपॉन 3, और गुणा 10 की घात 19 को ऊपर ले जाओगे तो 10 की घात माइनस का हो जाएगा 19, ठीक है। अब आप लोग 3 का भाग और दे दो यहाँ पे, तो क्यों बराबर 3 का भाग 9 में दो, तो 3 का भाग 9 में गया 3 बार, पॉइंट 3 का भाग 6 में 2 बार, और 0, और गुणा 10 की घात माइनस का 19, ठीक है। यहां तक का आप लोगों ने ये कैलकुलेशन कर लिया। तो प्रत्येक पदार्थ का आवेश आ गया 3.2 गुणा 10 की घात माइनस का 19, ये प्रत्येक पदार्थ पर आवेश की मात्रा आ गई 3.2 गुणा 10 की घात माइनस का 19। 0 को लो तो ले लो, अन्यथा कोई वैसे जरूरी नहीं है। तो ये Q का मान आ गया। अब आप लोग संख्या निकालो, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करो यहां से। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करनी है तो सिंपल सी बात है, n बराबर Q का मान आपको रखना है। Q का मान बोला 3.2 गुणा 10 की घात माइनस का 19, वो Q का मान रख देंगे अपन लोग, और बटे में E का मान सब जानते हो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, माइनस 19 से माइनस 19, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 16 का भाग 32 में कितनी बार गया बेटा, 2 बार गया। तो कितना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 2। कितना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 2। तो किसी पदार्थ पर आप लोग इतना आवेश दोगे तो आपको उतने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालने होंगे। तो ये न्यूमेरिकल कर लेना, आपकी बुक का उदाहरण है ये वाला न्यूमेरिकल, ठीक है बेटा। और तो इसको जरूर करना। अब अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन है एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी से रिलेटेड है, उसका न्यूमेरिकल करवा रहा हूं मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को। तो देखना, अच्छा बेटा अंडर रूट तो आता होगा, नहीं आए तो मेरे को जरूर कमेंट में लिख के बताना कि सर हमें अंडर रूट नहीं आता, और उसका भी एक वीडियो बना के भेजो तो बेटा वो समझा दूंगा अंडर रूट भी आपको नहीं आया तो, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या है वो सुनना। 2 चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, दोनों चार्ज पार्टिकलों के बीच में जब हवा लेते हैं, निर्वात लेते हैं, उस कंडीशन में हवा और निर्वात होता है, उस कंडीशन में दोनों के मध्य लगने वाला बल है 18 न्यूटन का। कितने न्यूटन का है, 18 न्यूटन का बल लग रहा है जब दोनों के बीच में निर्वात है। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, जब अब इन्हीं दोनों आवेशों के बीच में जो Q1 और Q2 दो आवेश है, इन दोनों के बीच में मैंने 1 mm मोटाई और 6 परावैद्युतांक कल बताया था ना, एप्सिलॉन आर को परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, विशिष्ट परावैद्युतता भी कहते हैं, और ये मात्रकहीन होता है, इसीलिए तो मात्रक नहीं आया, केवल संख्या है ये, ठीक है। तो अब कह रहा है दोनों आवेशों के बीच में इतनी मोटाई की, इतनी परावैद्युतांक की कांच की पट्टी रख दी,
तो बेटा सिंपल सी बात है, कल आपका नॉलेज था क्या कि निर्वात में बल ज्यादा होता है, जैसे कोई माध्यम रख देते तो बल क्या हो जाता है, कम। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ अब माध्यम, ये कांच की पट्टी रखने के बाद, इतनी मोटाई की कांच की पट्टी रखने के बाद कितना बल लगेगा दोनों के बीच में, यदि इस कांच की पट्टी के लिए परावैद्युतांक का मान या आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 6 है। बताओ। तो कल आपको मैंने एक फॉर्मूला दिया था, याद हो तो, निर्वात में लगने वाला बल, निर्वात में लगने वाला बल बराबर एप्सिलॉन आर गुणा माध्यम में लगने वाला बल। बताया था नहीं बताया था बेटा मैंने आप लोगों को। अब आपसे पूछ रहा है माध्यम में बल पूछ रहा है, जब माध्यम रख देते थे तो एफएम का मान चाहिए, एप्सिलॉन आर का इधर भाग दे दीजिए, तो एफएम किसी माध्यम में लगने वाला बल, माध्यम की उपस्थिति में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल बराबर निर्वात में लगने वाला बल बटे में एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो एफएम बराबर एफ नोट का मान कितना है, एफ नोट का मान है 18 न्यूटन और बटे में एप्सिलॉन आर का मान कितना है 6। मोटाई का यहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस वैसे ही इसने बोल दिया। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, 1 mm जो मोटाई दी है केवल अपने को इसी की जरूरत है, 6 से डिवाइड अपने इसको किया तो माध्यम में लगने वाला बल आ गया 3 न्यूटन। कम हो गया नहीं, निर्वात में 18 न्यूटन था, बहुत ज्यादा था, माध्यम में 3 न्यूटन का लग रहा है। तो ये छोटा सा एग्जांपल है, और ऐसे ही डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजीली होते, ज्यादा टफ तो आते नहीं है। ठीक है, तो आपको ये भी बुक का ही है, तो करना इसको भी। जब निर्वात में इतना बल लग रहा है, एप्सिलॉन आर, ये परावैद्युतांक वाली पट्टी रख देते तो बल कितना लगेगा, 3 न्यूटन। अब अगला एक क्वेश्चन है, वो ये है, इस चीज को प्रूफ करेगा जो मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, कि रियल में मैंने आपको चैप्टर अपना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट हुआ था तो उसका जो फर्स्ट लेक्चर वीडियो था उसमें मैंने एक बात बोली थी कि जो विद्युत बल होता है ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, बहुत ज्यादा प्रबल होता है ये। इसको एक उदाहरण एग्जाम्पल की सहायता से अपन प्रूफ भी कर सकते हैं यहाँ पे। उस वक्त क्यों नहीं किया, क्योंकि उस वक्त मेरे पास फॉर्मूला नहीं था बल ज्ञात करने का। दो द्रव्यमानों के बीच बल ज्ञात करने का फॉर्मूला तो था, लेकिन दो आवेशों के बीच बल ज्ञात करने का फॉर्मूला नहीं था। अब आ गया अपने पास, गुलाम ने जो दिया वो आ गया, इसीलिए उस एग्जाम्पल को मैं लिख सकता हूँ यहाँ। ठीक है, जैसे आप लोग, आपको कहा गया कि दो चार्ज पार्टिकल है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन दोनों चार्ज पार्टिकलों का द्रव्यमान भी है, सब जानते हो। द्रव्यमान लिख रहा हूं मैं, पहले इस प्रोटॉन का द्रव्यमान लिख रहा हूं, प्रोटॉन को अपन प्लस ई से दर्शा सकते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान में लिख रहा हूं, प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको याद में होना चाहिए 1.67 into 10 की पावर माइनस का 27 kg। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.8 into 10 की पावर माइनस 31 kg। तो बताओ, दोनों द्रव्यमान है तो दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा कि नहीं लगेगा? आपसे पूछ रहा है बताओ उस गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना है, निकालना आपको पहले। ओके, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है? तो आप लोग गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र है वो कल आप लोगों को मैंने बताया था। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है आप लोगों के पास। अच्छा, बीच की डिस्टेंस भी दी है, कितनी? 5.3 गुना 10 की घात माइनस का 11 मीटर। ये बीच की आप लोगों को डिस्टेंस दे दी गई, 5.3 गुना 10 की घात माइनस 11 मीटर। बुक का एग्जाम्पल है ये भी आपका, अपनी आप प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ रियल में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, ये चीज अपने को प्रूफ करनी है। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल निकालने के लिए सूत्र है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर कैपिटल G, पहले का द्रव्यमान मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, दूसरे का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक है, यहां इसको सोलो करते हैं अपन लोग। तो F
ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर कैपिटल जी नियतांक का मान याद होना चाहिए, नहीं याद है बता देते हैं आप लोगों को 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 होता है, ठीक है। और न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में किलोग्राम स्क्वायर इसका मात्रक होता है, तो 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 ये कैपिटल जी नियतांक का मान है। कैपिटल जी नियतांक का मान 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 और मात्रक इसका है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये इसका मात्रक हो गया। इनटू प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान आप लोगों को दिख रहा है अच्छी तरह से 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31। और बेटा ये कांस्टेंट तो अब आप लोगों की याद हो ही जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन बार बार इनको काम में लेना होता है, ठीक है। दिख तो रहा है ये 31 है, यहाँ पे 31 31 है 31, ठीक है। अब अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर है तो दूरी है 5.3 गुणा 10 की घात माइनस का 11, तो 5.3 गुणा 10 की घात माइनस का 11 है डिस्टेंस, और इसका स्क्वायर कर दो आप लोग। और अब बेटा इसको सोल्व करो। बेटा कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, बस जोड़ बाकी गुणा भाग ही करने आप लोग, जोड़ बाकी तो है नहीं सॉरी, गुणा भाग करने। सबसे पहले घात और पॉइंटों को सोल्व कर लिया करो और फिर कैलकुलेट आप क्या करो। ये कैलकुलेट बेटा काफी बड़ी है, टाइम बचाते हैं, आपके लिए छोड़ता हूं मैं इसको और मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देता हूं। जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो आपको इसका मान मिलेगा 8.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 8, 8.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 न्यूटन, ये ग्रेविटेशन फोर्स का मान है। जब इसको सोल्व करोगे आप लोग कर लेना आप बेटा, टाइम बचेगा, ठीक। अपना तो अब इधर देखो सामने अपन लोगों ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लिया। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश भी तो होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है, आवेश भी होता है। तो दोनों का आवेश सेम होता है, चाहे प्रोटॉन का आवेश लीजिए और चाहे इलेक्ट्रॉन का आवेश लीजिए, बस एक के प्लस लगाते हैं नेचर में, एक के माइनस लगाते हैं अपन नेचर में। होता है वैल्यू कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। दोनों का चार्ज का परिमाण बराबर होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन लो और चाहे आप लोग प्रोटॉन लो। अब दोनों के बीच, अच्छा दोनों को उतनी डिस्टेंस पे रखना आप लोगों को, प्रोटॉन को भी और इलेक्ट्रॉन को भी। तो ये प्रोटॉन है प्लस ई के आधार पे, ये माइनस ई के आधार पे इलेक्ट्रॉन है। कैसे भी दर्शा लो आप, ये पी या ई लगा के दर्शा लो, ठीक है। और बीच की डिस्टेंस वही है 5.3 गुणा 10 की घात माइनस 11 मीटर। ये डिस्टेंस है उतनी की उतनी ही। आप लोगों को पूछ रहा है विद्युत बल और निकालो, इलेक्ट्रिक फोर्स और निकालो। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला कल ही बताया था, अभी भी काम में लिया था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। रखो बेटा यहाँ मान, तो मान रखते हैं F ही बराबर K का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। Q1 Q2 का मान, तो Q1 का मान भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 और Q2 का मान भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। जो आप दोनों ये मान आप लोगों को यहाँ पे रखने हैं बेटा, तो देखना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 Q1 है, यही Q2 है, तो दोनों को गुणा में लिखूंगा तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। और अपॉन R का मान वही 5.3 गुणा 10 की घात माइनस 11, इसका भी क्या कर दो बेटा आप लोग स्क्वायर। बेटा इस पूरी कैलकुलेशन को भी आप करना, ठीक है। मैं डायरेक्ट मान लिख देता हूं, कैलकुलेशन तो कर सकते हो ना, सबसे पहले घात सोल्व किया कर, ठीक है। तो यहां मैं यहाँ मान लिख रहा हूं, इसका मान आप लोगों को बेटा मिलेगा 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 47 और न्यूटन। बेटा कैलकुलेशन में मात्रक मत लिखा करो। एक चीज याद रखना, न्यूमेरिकल सोल्व करने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। बोर्ड में आप कैसे न्यूमेरिकल सोल्व करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के ये देखा करो कि क्वेश्चन के अंदर कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज का मान दे रखा है। जिन जिन भौतिक राशियों के मान आपको न्यूमेरिकल में मिलते, सबसे पहले ऐसे लिखा करो दिया है, और क्या क्या दिया है उनको लिख दिया करो, ठीक है। इसके बाद में ये लिखा करो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है वो लिखो और उसके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। फिर उसके बाद में कौन सा फॉर्मूला, कौन सा मेथड लग रहा है वो लिखो, और फिर उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू लिखो, और दिया है में मात्रक सहित लिखना जिनके मात्रक है। और पहले फॉर्मूले
को काम में लेने से पहले आप सबको एक ही पद्धति में रख लेना, ये जरूर चेक कर लेना एक पद्धति में है कि नहीं है मान। एक पद्धति में नहीं है तो पहले सबको एक पद्धति में रखना, फिर फॉर्मूले पे जाना, ठीक है। और जैसे अगले न्यूमेरिकल में आपको मैं समझाऊंगा ये तरीका कि इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल सोल्व किया करो, वो तैयारी रखनी है आपको बोर्ड के लिए, ठीक है। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स, ये आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स, किसके मध्य? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करता है, लेकिन ज्यादा प्रभावशाली होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। प्रूफ करके दिखाओ, अभी कर देते हैं, दोनों की कंपेरिजन, दोनों की तुलना कर लो आप लोग। मैं दोनों की तुलना कर रहा हूं, अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, दोनों की तुलना करते हैं, मतलब एक में दूसरे का मैं क्या दे रहा हूं? भाग। और देखना बेटा बात, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू आप लोगों ने प्राप्त की है, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बाई इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 8.2 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन अपॉन इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी है विद्युत बल की? तो 3.6 इंटू 10 की पावर -47 न्यूटन। मात्रक तो कट गया, ठीक है। अब बेटा आप लोग है ना इस -8 से माइनस का 47 कैंसिल आउट करोगे तो 10 की पावर -39 बचेगा, ठीक है। और पॉइंट से 3.6 पॉइंट से 8 पॉइंट की ये पॉइंट कट हुई, और इस 36 का भाग जब आप 82 में दोगे तो आपको मिलेगा लगभग मान मिलेगा कितना बेटा? यहां पे 2.27 जब आप पूरा भाग दोगे तो, ठीक है। और इंटू 10 की पावर 39 को ऊपर ले जाओगे तो प्लस में 39 ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस कंडीशन के अंदर है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो गया? तो Fg और अपॉन Fe, Fg अपॉन Fe। यहां पे आप लोग जब इनका भाग देते हो तो बेटा जी एक मिनट, एक गलती हो गई, क्योंकि मैंने ये मान कैलकुलेशन वाले मान मेरे याद थे और मैंने उल्टे लिख दिए बेटा, ये वाले मान कैलकुलेशन वाले मान, और वो इस प्रकार से कि ये वाला मान जो है ये Fe का है और ये वाला मान जो है वो Fg का है जब आप कैलकुलेट करोगे तो। सॉरी बेटा एक मिनट रुकना। Fe का जब आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स निकालोगे उस कैलकुलेट को करोगे तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स का मान है और ये वाला मान ग्रेविटेशनल फोर्स का मान है। बेटा मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया कि काफी बड़ी कैलकुलेशन है, वो आप कर सकते हो, इसलिए मैंने नहीं किया और डायरेक्ट मैंने मान याद कर रखे इसलिए लिख दिया यहाँ पे इनकी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मान ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स का मान ये है, मैंने उल्टे लिख दिया यहाँ पे। चलो अब करते हैं डिवाइड इनको, तो Fg अपॉन Fe, ठीक है, या Fe में Fg का भाग दे दो जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगे। तो Fe अपॉन Fg, Fe का मान है 8.2 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन और Fg का मान है 3.6 इंटू 10 की पावर -47 न्यूटन। जब इसको आप लोग सोल्व करोगे तो Fe अपॉन Fg बराबर, ये कट गई, घात बच गई 10 की घात -39, इसको काटोगे तो 2.27 बचेगा, सोल्व करके देख लेना। तो 2.27 10 की घात -39 ऊपर जाके बेटा प्लस में हो जाएगी, तो 10 की घात 39 हो गई बेटा प्लस में। Fg को इधर ले जाओ तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का लगभग इतना गुना होता है, इतना गुना। इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का लगभग इतना गुना होता है 10 की घात 39। बेटा ये जीरो ही काउंट नहीं कर पाओगे, कितना है गिन ही नहीं पाओगे, बहुत अरबों खरबों कई अरबों खरबों के पार है ये मान। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना अरबों खरबों गुना कई गुना ज्यादा होता है। इसीलिए तो आप लोग यदि इस गुब्बारे को बालों से रगड़ के दीवार पे चिपका देते तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल फिर उस विद्युत बल के सामने फैल वो गुब्बारा नीचे नहीं गिरता।
बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, वो इसीलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स रियल में ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना जिसे काउंट भी नहीं कर सकते आप ढंग से, उतना गुना ज्यादा होता है। तो बेटा एक चीज इसके लिए सॉरी, मैंने मान गलत लिख दिए थे, कोई बात नहीं, आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इससे आगे आओ, इससे आगे का न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल में थोड़ा सा चालन विधि पर आधारित है और उसके अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूं। मैंने आपको कहा थोड़े चालन विधि जो आपको मैंने समझाई थी, मैंने कहा था चालन विधि के आप लोगों को बेटा न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है। तो चालन विधि का एक ऑब्जेक्टिव में डाल रखे आपको ये न्यूमेरिकल। चालन विधि का एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूं बेटा, ये इस प्रकार से है। दो गोले हैं ए और बी, ठीक है। पहले गोले के पास चार्ज और दूसरे गोले के पास चार्ज सेम है, समान है दोनों गोलों के पास चार्ज। दोनों गोले एक दूसरे से इतनी डिस्टेंस पे मौजूद है, उस कंडीशन में दोनों गोलों के बीच में लगने वाला बल होगा K Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कह रहा है, एक तीसरा गोला लेके आना आप लोगों को, समझना बेटा क्वेश्चन अच्छा है, चालन विधि पे आधारित है। अच्छा, गोले सारे चालक हैं, ये और बता देता है, क्योंकि चालन विधि की शर्त बताई थी मैंने, चालक होने चाहिए पदार्थ। दो चालक गोले जिन पर चार्ज परिमाण में समान है, प्रकृति में समान है, दोनों गोलों पे लगने वाला फोर्स इतना है, ठीक है, अपन ने बना दिया, इतने डिस्टेंस पे है। अब एक तीसरा चालक गोला लेके आना है आप लोगों को। तीसरा चालक गोला है C। इस C का जो उदासीन है, मतलब इसका चार्ज कितना है 0, इसका चार्ज कितना है 0, तो तीसरे का चार्ज है 0। पहले का चार्ज मान लेते हैं अपन लोग Q, दूसरे का चार्ज जो है Q, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ये क्या कह रहा है कि अब आप क्या करो, पहले इस C को A से संपर्क करवाना है। सुनना क्वेश्चन, C का संपर्क A से करवाना है, फिर C को A से हटा करके और B से संपर्क करवाना है, और फिर B से भी हटा दो और फिर A और B को वापस उतनी डिस्टेंस पे रख दो। बताओ अब बल पहले की तुलना में कितना होगा, अब लगने वाला बल पहले की तुलना में कितना होगा। दोबारा से समझना, दो धातु के गोले हैं A और B, दोनों का चार्ज समान है, दोनों इतनी डिस्टेंस पे है, उस कंडीशन में लगने वाला फोर्स इतना है। अब तीसरा गोला लेके आया C गोला लेके आया तीसरा गोला। जब इस C गोले को मैं A से संपर्क करवाऊं और फिर संपर्क करवा के हटा लिया, फिर इस C गोले को B से संपर्क करवाया, B से संपर्क करवा के हटा लिया, और अब A और B को वापस उतनी डिस्टेंस पे रख दिया। और अब बताओ A और B पर नया बल कितना लगा। क्यों बेटा, संपर्क करवाने से क्या होता है, तो मैंने आपको कहा था बेटा, संपर्क करवाने के बाद यदि दो चालक गोले हैं, उनमें से किसी के पास भी आवेश है, उनका संपर्क करवा लेते हैं, तो संपर्क करवाने के बाद मैंने कहा था चालन विधि काम कर जाती है। और चालन विधि के अंदर आवेश आधा आधा हो जाता है और प्रकृति समान हो जाती है। हो जाती है नहीं हो जाती? तो आप लोग संपर्क करवाइए बेटा इस उदासीन गोले की। तो इधर देखना, मैंने सबसे पहले A से संपर्क करवाया, A से जिसका चार्ज है Q, ठीक है, इधर करवा लेते संपर्क। A से संपर्क करवाया, तो संपर्क करवाने के बाद अब दोनों का चार्ज कितना हो जाएगा, तो दोनों के चार्ज को जोड़ के 2 का भाग दे दो, दोनों को इतना चार्ज मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो संपर्क करवाने के बाद दोनों को हटा लेना है। तो मैं जैसे ही संपर्क करवाने के बाद A और B को, A को और इस C को अलग अलग करता हूं, तो दोनों का चार्ज आधा आधा हो जाएगा। कैसे? Q में और 0 को जोड़ना है और 2 का भाग देना है, तो अब दोनों का चार्ज हो जाएगा Q/2 और Q/2। तो संपर्क करवाने के बाद C का चार्ज भी Q/2, जिसका चार्ज पहले 0 था उसका चार्ज Q/2, और A का चार्ज भी कितना हो गया, Q/2। अब कह रहा है कि अब इस C को ले जाके B से संपर्क करवाओ। अब इस C को ले जाके आप लोग B से संपर्क करवाओ, ये रहा B। तो अब उस C के पास बेटा 0 चार्ज नहीं है, अब उस C के पास चार्ज आ गया Q/2, ये चार्ज आ गया, ठीक है ना, Q/2 जितना चार्ज आ गया इसके पास। तो अब इस C को उठाओ और B से संपर्क करवाओ, तो ये B
धातु का गोला, ये C धातु का गोला, और अब दोनों के पास चार्ज कितना, D के पास तो है Q और C के पास है Q/2। संपर्क करवाने के बाद दोनों का चार्ज कितना हो जाएगा, तो जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो जोड़ो Q + Q/2, मैं 2 का भाग दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो इधर आप लोग भाग देते हो, तो अब इसको कैलकुलेट कर लो कितना हो गया ये, तो ये हो गया 3Q और बटा 2 नीचे आ जाएगा तो 4, इतना हो जाएगा। सोलो करके देखना आता है ना बटे की संख्या को सोलो करना, तो ठीक है। तो आप लोग जैसे ही B और C का संपर्क करवा के इन दोनों को अलग अलग करते हो, तो अब B पर भी चार्ज Q नहीं रहा, कितना रह गया 3Q/4, और C पर भी चार्ज Q/2 या 0 नहीं रहा, कितना हो गया 3Q/4 हो गया, 3Q/4 हो गया, ठीक है। तो अब बेटा संपर्क करवाने के बाद A और B के चार्ज बदल चुके हैं, चार्ज बदल गए। A का चार्ज जो पहले Q था वो C से संपर्क करवाने के बाद Q/2 हो गया, और B का चार्ज जो Q था वो C से संपर्क करवाने के बाद 3Q/4 हो गया। और क्वेश्चन वाले ने कहा पहले तो C को A के साथ संपर्क में करवाओ और फिर हटा के अब उसी C को आप B के साथ संपर्क में करवाओ। अब संपर्क करवाने से क्या हो गया, A और B के चार्ज की मात्रा बदल गई, जो पहले Q था वो Q/4 हो गया, और जो B का Q था वो 3Q/4 हो गया, नहीं हो गया, इसका Q/2, ठीक है। तो अब बताओ बल, अब नया बल, तो बेटा सीधी सी बात है, जब चार्ज का परिमाण ही बदल गया तो बल भी बदलेगा नहीं बदलेगा। तो अब बताओ नया बल कितना हुआ। तो अब A और B को उतनी डिस्टेंस में, इसने कहा है डिस्टेंस नहीं बदलनी, दूरी नहीं बदलनी, केवल चार्ज का परिमाण बदलना था, सो बदल गया। तो अब A गोला B गोला और डिस्टेंस उतनी ही है, ये स्थिति फर्स्ट थी, ये स्थिति सेकंड है, और अब चार्ज बदल गया, इस पहले का चार्ज हो गया Q/2 संपर्क करवाने के बाद, चालन विधि के बाद, दूसरे का चार्ज हो गया 3Q/4। अब बताओ नया बल कितना हो गया पहले की तुलना में, तो नया बल भी नया हो गया, F'। सूत्र है K Q1 Q2, Q1 है Q/2 गुणा Q2 है 3Q/4, ये तो Q1 Q2 हो गए, अपॉन डिस्टेंस उतनी है R²। बस अब सोलो कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो, तो F का मान कितना हो गया, तो F' का मान, Q को Q से गुणा किया Q², 3 आगे आएगा और 4 दूनी 8 नीचे जाएगा, तो 3/8 K Q² और अपॉन R², यही तो आएगा। अब देखो बेटा समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर है KQ² अपॉन R² बराबर F, तो KQ² अपॉन R² बराबर F है कि नहीं है। तो F' का मान कितना आया, तो F' बराबर आया 3/8 गुना F, इसकी जगह F। तो आपने क्या कहा, जब आप लोग इस प्रकार से संपर्क करवाते हो A और B का C के साथ, तो बल पहले की तुलना में कितना गुना हो गया, 3/8 गुना। अब नया बल पहले वाले बल का 3/8 गुना हो गया, तो ये आपका आंसर होगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, करना बेटा इसको भी अच्छा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन ये सारे आपको बेटा बुक में मिल जाएंगे, आंसर मैंने समझाई दी इनको, और आप लोग कर सकते हो इनको देखो। अगला क्वेश्चन है, 2 गोले हैं और वो A और B, अब थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा डिफरेंस है, डिस्टेंस R है, ओके, और उस वक्त दोनों के बीच में लगने वाला बल F है, और दोनों का चार्ज समान है Q और Q फर्स्ट स्थिति में। अब कह रहा है कि किसी भी एक गोले का 75% चार्ज निकाल लो और दूसरे गोले में डाल दो, और फिर बताओ बल कितना हो जाएगा। क्वेश्चन सुनना, 2 गोले हैं A और B, दोनों गोले पर आवेश का परिमाण और आवेश की प्रकृति समान है, मान लिया दोनों पर Q है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, उस कंडीशन में लगने वाले फोर्स का मान है KQ² अपॉन R²। रख देंगे K
क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 जो भी किया था ना वैसा ही थोड़ा सा, बस अब अलग ये आ गया जो अब आगे बोल रहा हूं। कह रहा है किसी भी एक गोले का आवेश निकाल लो, कितना निकालो 75% निकालो, और दूसरे गोले में डाल दो। अब बताओ उतनी डिस्टेंस पे रखने पर बल कितना लग रहा है, अब बताना आप लोगों को। तो पहले तो 75% होता कितना है, तो दोनों आवेश बराबर है Q और Q, तो किसी से भी निकालो और किसी में भी डालो, एक में से निकालना और एक में डालना है, ठीक है। तो पहले तो आप लोग Q का 75% निकालो कितना होता है, तो Q का 75% बराबर, पहले तो Q का मतलब गुणा होता है, जानते हो 75% का मतलब बटे 100, 75 को आपने इससे काटा तो 25 का जा रहा है, कितना है 3/4, तो 3Q/4। इसका मतलब है आप किसी भी गोले का आवेश इतना कम कर दो, 3Q/4 एक गोले के आवेश में कम कर दो और दूसरे गोले के आवेश में जोड़ दो, तो नया आवेश कितना हो गया। तो स्थिति सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब इस एक गोले में से निकालना है, दूसरे गोले में डालना है, तो वो आपकी मर्जी किस में से निकाल लो, किस में डाल रहे हो। तो इस पहले गोले का जो आवेश है इसमें से निकाल लो, Q में से तो निकाल लो, कितना 75%, तो कितना है 3Q/4, इसमें से तो निकालूंगा 75% और इसके आवेश में डाल दो, तो Q वाले में ये 75% ही डाल दो, 3Q/4 डाल दो। अब ये घटाना है ये जोड़ना है, तो कर लो बस सिंपल सा, और उतनी डिस्टेंस पे रख दो। तो बताओ चार्ज कितना हो गया, तो अब इस गोले का चार्ज हो गया कितना, तो अब इस गोले का चार्ज हो गया Q/4। सोलो कर लोगे, Q में से 3Q/4 घटाओगे, Q/4 बचेगा, ठीक है। और अब यहां पे जोड़ो कितना हो गया, तो यहां हो गया 7Q/4। इन दोनों को जैसे जोड़ोगे आप लोग तो इतना आएगा, इन दोनों को घटाओगे तो इतना आएगा। तो जैसे ही आप लोगों ने किसी एक गोले का 75% निकाल के दूसरे गोले में डाला तो दोनों गोले के आवेश का मान बदल गया, एक का हो गया Q से Q/4, दूसरे का हो गया Q से 7Q/4। अब बताओ बल कितना हो गया। तो नया बल, जब आवेश बदल गया तो आवेश पर बल निर्भर करता, आप अच्छी तरह से जानते हो। तो नए बल F डैश का मान कितना होगा, तो नए बल F डैश का मान होगा, सूत्र है K Q1 Q2। तो Q1 कौन है, पहले गोले का आवेश कितना है Q/4 इंटू Q2 कौन है, दूसरे गोले का आवेश कितना है 7Q/4, ठीक है 7Q/4 और बटे में दूरी का स्क्वायर, ये दूरी का स्क्वायर हो गया। आगे करते इसको सोल्व, F डैश बराबर K इंटू ऊपर हो गया Q का स्क्वायर, हो गया Q का स्क्वायर और नीचे हो गया 4 चौक 16, संख्या कितनी है 7, तो 7/16 और नीचे दूरी का स्क्वायर, ये नया बल होगा, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। नीचे दूरी का स्क्वायर और ये 16 और ये वाला, ठीक है। अब आप लोग ये क्या है, ये तो ये है समीकरण नंबर 1, प्रारंभिक स्थिति का बल है कि नहीं है, ठीक है। तो नया बल कितना हो गया, तो नया बल आप लोगों का हो जाएगा F डैश बराबर, नया बल F डैश बराबर 7/16 और गुना ये मान, और ये किसको बता रहा है, स्थिति फर्स्ट में लगने वाले बल का मान बता रहा है, F का मान बता रहा है। तो F आप क्या लिखोगे, जब ऐसा काम करते हो, कैसा काम, एक का 75% निकाला और दूसरे में डाल दिया, तब उस कंडीशन में लगने वाला बल फर्स्ट पोजीशन की तुलना में कितना गुना हो जाता है, 7/16 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 7/16 गुना हो जाता है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल भी आप लोगों को बेटा करना है इस प्रकार से। अब इससे आगे का न्यूमेरिकल और देखो, आज का काम बस न्यूमेरिकल्स का ही है, क्योंकि अपने को एक बहुत गजब का फॉर्मूला हाथ में लग गया और उस फॉर्मूले से पता नहीं कितने न्यूमेरिकल बना सकते हो आप लोग, बहुत सारे न्यूमेरिकल। तो आपकी जो बुक है वो तो कम से कम करवाए, ज्यादा भी नहीं। देखो सामने अगला न्यूमेरिकल है, आप लोगों को कहा जा रहा है दो आवेश है, पहले आवेश का मान है Q1, दूसरे आवेश का मान Q2, दोनों आवेश परिमाण में और प्रकृति में अलग अलग है, ये चीज आप लोगों को कह दी गई। और अब कह रहा है कि दोनों आवेश एक दूसरे के ऊपर प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं, दोनों के दोनों आवेश, और दोनों आवेशों का योग है वो 20 माइक्रोकूलम है।
दो आवेश है, पहला आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, दोनों आवेशों के बीच की दूरी नहीं दी, ठीक है। दोनों आवेश प्रकृति में समान है और दोनों आवेश प्रतिकर्षण बल लगा रहे 0.075 न्यूटन का। यदि दोनों आवेशों का योग किया जाए तो 20 माइक्रो कूलाम, दोनों आवेशों को जोड़ा जाए तो बेटा बिना दूरी तो होगा ही नहीं, दूरी दे रखी है, सॉरी 3 मीटर दे रखी, 3 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन ये है, दो आवेश है Q1 और Q2, आपका ये है लास्ट का अंक की क्वेश्चन है, ठीक है ना, लास्ट का है, लास्ट में है। तो दो आवेश है Q1 और Q2, बीच की दूरी है 3 मीटर और इन दोनों के मध्य लगने वाला बल इतना है और दोनों आवेशों का योग करते हैं तो 20 माइक्रो कूलाम मिलता है आप लोगों को, 20 माइक्रो कूलाम। बताओ Q1 का मान कितना है, Q2 का मान कितना है। आपसे Q1 और Q2 के मान पूछे जा रहे हैं तो इसका बिल्कुल इजी, बिल्कुल छोटा सा तरीका है, आपको मान लेना पड़ेगा कि माना पहला आवेश है Q1, माना पहला आवेश Q1 है ना, उसका मान है x और माइक्रो में दे रखा है मात्रक x माइक्रो कूलाम, पहला आवेश है x माइक्रो कूलाम। तो इसमें ये इसने दिया है, ये चीज इसने दे रखी है, दिया है, ये चीज दिया है क्या, दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी है 3 मीटर, दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल दिया है, दोनों आवेशों का योग दिया है 20 माइक्रो कूलाम। और अब आप लोगों से पूछा जा रहा है दोनों आवेशों का मान बताओ, Q1 कितना है, Q2 कितना है। तो आपने माना कि माना पहले आवेश का मान है x माइक्रो कूलाम, तो यहां रख दो पहले आवेश का मान, दूसरे आवेश का मान मिल जाएगा आप लोगों को। तो Q2 बराबर इसकी जगह x रखूंगा मैं और उस x को उधर ले जाऊंगा मैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी जगह x रखूं मैं, x माइक्रो कूलाम, और Q2 मेरे को निकालना ही है और सामने है 20 माइक्रो कूलाम, इस x माइक्रो कूलाम को उधर ले जाऊंगा तो Q2 का मान कितना आएगा, 20 माइक्रो कूलाम और माइनस x माइक्रो आएगा कि नहीं आएगा। यहां से मात्रक कॉमन आ रहा है, माइक्रो कूलाम को कॉमन ले सकते हो आप लोग, तो यहां से माइक्रो कूलाम कॉमन आ रहा है तो क्या बच गया, 20 माइनस x और माइक्रो कूलाम, ये कॉमन आ गया कॉमन। अब आप लोग यहां आगे क्या करोगे वो देखना, फॉर्मूला लगाओ बल का और क्या करोगे। तो बल का फॉर्मूला है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करना आप लोगों को। F का मान रखो कितना है, 0.075 न्यूटन, ये F का मान है, तो 0.075 न्यूटन ये F का मान। और अब आता है K का मान, जानते हो 9 गुणा 10 की घात 9, और Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है x माइक्रो कूलाम, तो x और माइक्रो मात्रक बाद में रख देना, माइक्रो तो मान है, कूलाम बाद में रख देना आप लोग, ठीक है, x माइक्रो और इनटू Q2 का मान कितना है, 20 माइनस x माइक्रो, ये Q2 का मान है, तो 20 माइनस x और माइक्रो। दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, नहीं दिख रहा तो छोटा लिख लेते हैं। बल का मान लिखना है तो बल का मान है 0.075, K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान कितना है, x माइक्रो, ठीक है, इनटू Q2 का मान कितना है, तो Q2 का मान है 20 माइनस x माइक्रो अपॉन R कितना है 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 से 9 काट दीजिए, काट दिया अपन ने। और अब देखो यहां बेटा माइक्रो मतलब 10 की घात माइनस 6 होता है माइक्रो का मान, और फिर माइक्रो फिर 10 की घात माइनस 6, तो 10 की घात माइनस 6 10 की घात माइनस 6 गुणा में है 10 की घात माइनस 12 बनती है कि नहीं बनती, बनती है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे माइक्रो का मान रखा 10 की घात माइनस 6 और यहां भी माइक्रो का मान रखा 10 की घात माइनस 6, और दोनों को जैसे ही गुणा किया तो 10 की घात आप लोगों की बन गई माइनस का 12, तो 10 की घात माइनस का 12 बन गई, ठीक है। अब आप लोगों को किसका मान निकालना है, आप लोगों से पूछ रहा है Q1 और Q2 का, तो आपने Q1 को x माना है तो x का मान निकालना आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करो, पहले तो इन घातों को सोलो कर लो, 10 की घात 9 से 10 की घात माइनस 12 कट गई, माइनस का कितना बच गया 3 बच गया। और अब आप लोग क्या करो, x को इससे गुणा करो, 10 की घात माइनस 3 को इधर ले जाते हैं, तो इधर देखना आप लोग इस तरफ
0.075 ऊपर बच रही है 10 की घात माइनस का 3, इधर ले जाऊंगा बटे में आएगा 10 की घात माइनस का 3, सामने बच गया x से गुणा 20 माइनस x से, करो गुणा, करो सोल्व इसको। अब सुनना बेटा, यहां से पॉइंट उठाऊंगा तो पॉइंट 3 अंक छोड़ के लग रही है, यहाँ पे पॉइंट लग रही नहीं लग रही, 3 अंक छोड़ के 1 2 3, तो 3 अंक छोड़ के लग रही है, इसको उठाऊंगा तो नीचे 3 जीरो आएगी, 10 की घात 3, 10 की घात 3 आएगी नहीं आएगी, और 10 की घात 3 प्लस का 10 की घात 3 माइनस का कट गई, क्या बच गया अपने पास 75, और अब इसको गुणा करो, x को 20 से गुणा किया तो 20x, x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर। अब इन सबको इधर ले लो आप लोग, सबको इधर लूंगा तो सामने जीरो बचेगा, x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का, 20x इधर आएगा तो माइनस का, और 75 है इधर प्लस का, और सामने कितना बच गया बेटा अपने पास जीरो। ये एक द्विघात समीकरण बन गया। पढ़ाया 10वीं क्लास में द्विघात समीकरण। अब अपन लोग इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड करेंगे बेटा, गुणनखंड करना आप लोगों को आता ही है। तो यहाँ गुणनखंड हो रहे हैं 15 और 5, ठीक है, तो 15 और 5 इस संख्या के गुणनखंड हो रहे हैं, तो यहाँ पे करते देखना गुणनखंड x स्क्वायर, और वो भी माइनस में लेने हैं, ये चिन्ह देख सकते हो आप लोग, आता है ना गुणनखंड करना, तो अपन लोग इसका 15 और 5 करेंगे तो माइनस का 15x और माइनस का 5x और प्लस का 75 और बराबर कितना आ गया 0, ठीक है। अब दो दो के जोड़े बना दो और कॉमन ले लो, कॉमन यहां से लेना आप लोगों को x, तो x कॉमन लेना है, क्या बचा यहाँ पे x बचा, आगे क्या बचा माइनस का 15, अब यहां से ऐसा कॉमन लो कि ये बचे, तो आप लोग यहां से माइनस का 5 कॉमन ले लो, तो माइनस का 5 कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा x, और यहां माइनस को कॉमन ले रहा हूं तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, और 5 को कॉमन ले रहा हूं तो 15 बचेगा, और बराबर कितना आ गया 0, आ गया 0। अब ये दोनों कोष्टक सेम है, एक बार लिख लो और ये एक बार, जानते हो ना गुणनखंड का मेथड, तो x माइनस 5 ये और x माइनस 15 ये, और सामने क्या रख दो 0। अब आगे का तरीका क्या होता है, तो आगे का तरीका होता है एक बार इसको 0 के बराबर रख के x का मान निकाल लो, और फिर इसको 0 के बराबर रख के x का मान निकाल लो, x के आपको संभावित 2 मान मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखना, मैं यहां करता हूं उस मान को, x माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान कितना आया 5, या x माइनस 15 बराबर 0, ठीक है। तो x का मान कितना आ रहा है, x का मान आ रहा है 15। अब आपने जिसको x माना है या तो उस x का मान 5 लो, ठीक है, x किसको माना है मैंने, q1 को माना है, तो x का मान यदि 5 माइक्रोकुलाम, x का मात्रक भी है, तो यदि 5 माइक्रोकुलाम q1 है तो q2 कितना होगा, q2 फिर 5 को घटाऊंगा तो 15 होगा, तो यदि q1 5 तो q2 15 माइक्रोकुलाम, और यदि q1 x का मान 15 लेता हूं, मतलब यदि q1 15 माइक्रोकुलाम है तो 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो किसी को मान लो दोनों सेम है, यदि x q1 चार्ज आपका 5 माइक्रो तो q2 चार्ज आपका 15, और यदि x का मान 15 माइक्रो लेते हो तो q2 चार्ज का मान आप लोगों को मिलेगा 5 माइक्रो। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था आप लोगों का, न्यूमेरिकल है, अंक की क्वेश्चन पीछे दे रखा है आप लोगों को। क्वेश्चन दोबारा से एक बार सुन लो, दो चार्ज है Q1 Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं इतने बल से, दोनों के चार्ज का योग इतना है, आप लोग बताओ Q1 और Q2 का मान कितना है। आपने माना Q1 चार्ज है x माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम मात्रक है इसलिए, तो Q2 चार्ज, तो अपन इस Q2 का मान निकालने के लिए 20 में से Q1 का मान घटा दिया और फिर बल का सूत्र लगाया, सारे मान रखे और मैंने यहाँ द्विघात समीकरण बना दिया, ये ठीक है ना, ये वाला द्विघात, इसके फिर गुणनखंड कर दिए, कॉमन ले लिए, दो जोड़े बन गए, एक को लेकर x के 2 मान निकाले संभावित, x का मान 5 माइक्रो, मतलब Q1 का मान 5 माइक्रोकुलाम, तो Q2 का मान 15, और यदि Q1 का 15 ले रहे हो तो Q2 का 5 आएगा, ठीक। तो ये आपका एक क्वेश्चन और हो गया। तो इस प्रकार से बेटा आप लोगों को बुक के न्यूमेरिकल्स करते रहने हैं। अब इससे आगे का जो टॉपिक होगा अपना, वो होगा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण।
ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे कूलाम के नियम के ऊपर आधारित। अभी कूलाम के नियम के सारे न्यूमेरिकल नहीं हुए बेटा, अभी तो ऐसे मान लो अपन ने इस बुक के 1/4 न्यूमेरिकल ही किए है, इतना सा हिस्सा ही किया है। अभी तो कूलाम के नियम के आपको कम से कम 10-15 क्वेश्चन और भी करने हैं। तो अगली वीडियो में करेंगे, सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं होंगे, सबके टॉपिक अलग अलग है। अब है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम को अपन सदिश रूप में व्यक्त करेंगे। अब सदिश रूप में व्यक्त करने से पहले, कल का वीडियो होगा ये, उससे पहले आप लोगों को बेटा 11th का थोड़ा सा टॉपिक पढ़ के आना है कल, याद रखना। मैं आपको दे रहा हूं कौन कौन से। एक तो आपको पढ़ना है यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। एकांक सदिश किसे कहते हैं? एकांक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है? एकांक सदिश किस चीज को व्यक्त करता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। और एकांक सदिश आई केप, जे केप, के केप ये क्या होते हैं, ये पढ़ के आना है। 11th क्लास में पढ़ा है आप लोगों को, ठीक है ना। और अगला है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर कैसे दर्शाता है? स्थिति सदिश क्या है, किसको बताता है, इतना बता देता हूं। स्थिति सदिश दो चीजों को दर्शाता है, दिशा और प्लस दूरी, इन दोनों को। ये दोनों आप लोगों को पढ़ के आने हैं। एकांक सदिश, स्थिति सदिश। सदिश योग का त्रिभुज का नियम आपको पढ़ के आना है। समांतर चतुर्भुज का नियम आप लोगों को पढ़ के आना है। ये भी आप लोगों को बता रखा है मैंने। दो सदिशों को, दो या दो से ज्यादा सदिशों को जोड़ने के नियम है। दो सदिशों को जोड़ने के नियम है ये तो, ठीक है। त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। तो आपको एकांक सदिश, स्थिति सदिश, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। एक और लिखवाया था मैंने आप लोगों को, ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश। तो ये बेटा कल ये आप लोगों को जरूर पढ़ के आना है, और कूलाम का नियम, तभी मैं आप लोगों को अच्छी तरह से सदिश रूप में समझा पाऊंगा, ठीक है। पढ़ के जरूर आना, जरूर, ठीक है ना। फिर तो मेरे को तो समझाना है ही बेटा। तो आज का वीडियो इतना ही बेटा। और जो न्यूमेरिकल भी आपको नहीं समझ में आया हो, करना जरूर है, नहीं आए हो तो मेरे को जरूर अपना जो ग्रुप है उसमें लिखना चाहिए। एक चीज और सुनो बेटा, जिन बच्चों के पास जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, जो भी बच्चे जिनके पास नोट्स नहीं आ रहे हैं, या जो नोट्स नहीं लिख पा रहे हैं, या जो पीछे रह गए, या जो ग्रुप से बाहर है, जिनको पता नहीं है ग्रुप का, वो बेटा इन नंबरों से व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग मेरे को सूचना भेजोगे, ठीक है। कि सर हमें ये वीडियो नहीं समझ में आया, इसके नोट्स नहीं है, ये टॉपिक नहीं समझ में आया, हम फट भी रहे नहीं फट रहे, वो ही बताना बेटा। लेकिन बेटा फटना जरूर आपको, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग ये ध्यान रखना, और ये सारे के सारे न्यूमेरिकल आप लोगों को बेटा करते रहने हैं। तो आज के लिए तो इतना ही। थैंक्स बेटा।